हाय हेलो सभी बच्चों को एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टडी रूम में। और आज हम सब विज्ञान का नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। नया अध्याय 11वां अध्याय हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। वर्क और एनर्जी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं वर्क और एनर्जी क्या है। वर्क और एनर्जी वैसे तो हम जानते हैं कि ये तो बड़ी आम सी चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, जो वैज्ञानिक एस्पेक्ट्स इसके पीछे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने सजीव प्राणी हैं, सबको भोजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, अपने जैव प्रक्रम को चलते रखने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस जिन्हें हम बोलते हैं, उनके लिए सबको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। हम खाना खाते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से हमारा जीवन का चक्र जो है चलता रहता है, हमारा जैव प्रक्रम चलता रहता है। ये देखिए, ये एक वीडियो है, ये दूसरी वीडियो है। ये आपसे बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच ऊर्जा में आप क्या अंतर कर सकते हैं। हम ये अंतर कर सकते हैं कि ये जो ह्यूमन बीइंग यहाँ दिख रहा है, इसमें ऊर्जा ज्यादा है, और जो इधर दिख रहा है उसमें ऊर्जा कम है, तभी वो जल्दी थक जाता है। और जो दूसरा जो ह्यूमन बीइंग है वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये लड़की। एक और प्रश्न है कि कुछ इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता क्यों होती है? अब भाई, जैसे हमारी बॉडी को, सजीव प्राणियों को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसे ही निर्जीव जो चीजें हैं उन्हें भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए। तो जो डीजल और पेट्रोल है, उनसे उन्हें ये ऊर्जा मिलती है। डीजल और पेट्रोल से फिर वो चल पाते हैं, वो अपने प्रक्रम कर पाते हैं, अपने प्रोसेसेस कर पाते हैं। ये बोल रहे हैं सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? अपने प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए, अपना जैव प्रक्रम चलते रखने के लिए। जब ऊर्जा होगी तभी मैं चल पाऊंगी, दौड़ पाऊंगी, हाथ उठा पाऊंगी, तभी मैं ये सब कर पाऊंगी। उसके बाद ये सवाल है कि कार्य का होना या ना होना क्या है? कार्य किस सिचुएशन में कार्य होता है, किस सिचुएशन में कार्य नहीं होता? हम सब वर्क और एनर्जी ही तो पढ़ रहे हैं। कार्य और ऊर्जा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा कि ऊर्जा की जरूरत क्यों होती है, ऊर्जा की क्या नीड है। और अब हम देखेंगे कि कार्य कब होता है और कार्य कब नहीं होता है। आप किसी पहाड़ पर गए, पहाड़ पर बहुत लंबी सी, मोटी सी, बड़े साइज की चट्टान है। आप उसको पुश करने के लिए अपनी सारी ताकत आपने लगा दी, अपनी सारी ऊर्जा आप लगा रहे हैं और पूरा दम लगाकर आप उसे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना धकेलने के बाद भी आप पत्थर को हिला नहीं पाए। आप अपने सारे प्रयत्नों के बाद भी असफल होते हैं पत्थर को उस जगह से हिलाने में या हटाने में, और आपकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। तो ये जो सिचुएशन है, क्या हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कार्य हुआ है? अब आप तो बोलेंगे कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मेरी तरफ से तो कार्य हुआ है। लेकिन असल में क्या होता है? असल में कार्य का होना क्या होता है? वो कार्य ना होने का एग्जाम्पल था। अब कार्य होने का एग्जाम्पल क्या है? किसी सतह पर ये गुटके रखे हैं, पेबल्स रखे हैं, छोटे छोटे ये पेबल्स रखे हैं, छोटे छोटे पत्थर रखे हैं। आपने इसको धकेला, ऐसे हाथ मारकर आपने धकेला। ऐसे बहुत बचपन में हमने गेम भी खेले हैं, ये आपने किया तो आप देखते हैं कि गुटका कुछ दूर चला जाता है, कुछ दूरी तय करता है, वो अपने जगह से हिल जाता है आपके बल लगाने पर। लेकिन वहीं पर पिछली सिचुएशन में क्या हो रहा था? आपके बल लगाने पर भी गुटका अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, वो डिस्प्लेस बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो इस स्थिति में चूंकि वो अपनी जगह से हट गया है या हिल गया है, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि इस स्थिति में कार्य हुआ है। और पिछली स्थिति में मैं क्या बोल रही थी कि कार्य नहीं हुआ। इन दोनों स्थितियों में क्या फर्क है? उसमें पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला था, और इसमें जो छोटा पत्थर है, जो पेबल है, वो अपनी जगह से हिल गया है। तो ये है कार्य का होना या ना होना। कार्य किस सिचुएशन में होता है, किस दशा में होता है, और कार्य किस दशा में नहीं होता है। तो ये देखिए, दो कंडीशंस हैं, कार्य के होने की दो कंडीशंस हैं जो कि
फुलफिल होनी ही होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन, एक दशा पूरी नहीं होती है तो हम यही कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, कुछ फोर्स जरूर लगना चाहिए। वो बाहरी फोर्स, अंदरूनी फोर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद लग रहा है या हम उसे लगा रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन एक बल जरूर लगना चाहिए। किसके लिए? कार्य होने के लिए। और वहीं दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु डिस्प्लेस होनी चाहिए, अपनी जगह से वो हिलनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये दो दशाएं हैं, इनमें से कोई भी एक दशा नहीं होती है तो हम बोलेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। ये एक उदाहरण आपको दे रहे हैं कि किया गया कार्य का उदाहरण क्या है। हम कब मानेंगे कि कार्य हुआ है? जब कोई बैलगाड़ी को खींचता है, गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल भी लगा है, बैल ने गाड़ी पर एक बल भी लगाया है और गाड़ी अपनी जगह से हिली भी है उस बल लगाने पर। आपने किसी पेन को उठाने का प्रयत्न किया है तो आपने पेन पर बल भी लगाया है और पेन अपनी जगह से हिला भी है, उठा भी है। तो ऐसी सब सिचुएशन में जिसमें बल लगे, बल यानी कि फोर्स लगे, और साथ ही साथ उसका क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वो अपनी जगह से हिले, ये दोनों कंडीशंस होंगी तो हम कह देंगे कि ये कार्य का होना है। और इन दोनों में से एक भी यदि नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि ये कार्य का न होने का उदाहरण है। अब एक कांस्टेंट बल द्वारा किए गए कार्य का हम रूप देखते हैं। कार्य की परिभाषा क्या है? कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। ये कार्य है, ये हमारा वर्क है, ये किसके बराबर होगा? जो बल है और जो विस्थापन है उनके गुणनफल के बराबर होगा। ये कार्य की परिभाषा है कि गुणा किसका? बल का और उसके विस्थापन का। ये एक चीज है, यहाँ पे इस दिशा से इधर फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लगने से ये आगे की तरफ इसका विस्थापन हो रहा है, तो ये इस पर किया गया कार्य है, इसे हम इस पर किया गया कार्य बोलेंगे। अब कार्य तो ये हो गया, बल किस दिशा में लगता है? बल विस्थापन की दिशा में लगता है, लेकिन बल लगने की दिशा से हमें कोई मतलब नहीं है। बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लगना चाहिए। लेकिन वहीं तो बल में क्या हो गया? बल में डायरेक्शन भी होती है, बल में दिशा भी होती है, क्योंकि बल के लगने की दिशा है। लेकिन वर्क में, कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई भी दिशा नहीं होती। हमें कोई मतलब नहीं है बल किस दिशा में लगा या विस्थापन किस दिशा में हुआ। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि बल लगा है और विस्थापन हुआ है। इसलिए वर्क को, कार्य को कैसे लिख सकते हैं? W किसका गुणनफल है? बल यानी कि फोर्स का और आपकी डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन है। ऐसे हम विस्थापन लिखते हैं, विस्थापन का। आगे बढ़ते हैं। अब एक बल जो है हमारा, एक यूनिट वर्क किसके बराबर है? एक यूनिट फोर्स के और एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होता है मीटर। तो एक वर्क का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन मीटर हुआ। न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं, इसीलिए हमारे वर्क का, कार्य का SI मात्रक क्या है? जूल, जे, जूल है। अब एक जूल को आप कैसे परिभाषित करेंगे? एक जूल काम कब हुआ होता है? एक जूल काम तब हुआ होता है जब उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगता है और वो 1 न्यूटन फोर्स उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर विस्थापित कर देता है। समझ रहे हैं आप? ये है 1 जूल की परिभाषा। 1 जूल को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। आगे देखते हैं। आपको एक सवाल दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। फोर्स क्या हो गया? 5 न्यूटन, और ये 2 मीटर उसको विस्थापित कर देता है। तो इस पर किया गया कार्य कितना होगा? इस पर किया गया कार्य 5 को 2 से गुणा कर दीजिए, 10 जूल होगा। वहीं पर आपको 7 न्यूटन दे रखा है, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या था? वर्क था, गुणनफल किसका? बल का और डिस्प्लेसमेंट का। इनका गुणनफल निकालिए, 56 जूल कार्य इस पर हो रहा है, तब ये 8 मीटर चल रहा है। अब किए गए कार्य का चिन्ह
कि चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन हम देखते हैं कि कार्य धनात्मक भी होता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी होता है, और कार्य ऋणात्मक भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब किस सिचुएशन में कार्य पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा, और किस सिचुएशन में वो ऋणात्मक होगा? दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। देखते हैं, जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। यानी कि यदि आपको एक बक्सा दे रखा है, इस बक्से पर आप इस दिशा में बल लगाते हैं, यहां से पीछे की ओर से बल लगाते हैं और वो आगे चला जाता है, तो जिस दिशा में आपने इस दिशा में बल लगाया तो आपका विस्थापन भी इसी दिशा में है। ये आपका क्या हुआ? ये आपका धनात्मक कार्य हुआ, पॉजिटिव कार्य हुआ। वहीं यदि आप बल यहाँ लगा रहे हैं और ये पीछे की तरफ आ रहा है, जब एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है, अवमंदक बल लगता है, रिटार्डिंग फोर्स यानी कि जब आप उसको लगा इस दिशा में रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट उसके उल्टी दिशा में होता है, विस्थापन उसके विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, उस सिचुएशन में कार्य हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। उस सिचुएशन में यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? हमारा कार्य ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। तो कार्य में दिशा भले ही ना हो लेकिन इसमें चिन्ह जरूर होता है, ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। अब देखिए, ये बोझ दे रखा है, ये मास है, और इस मास को 1.5 मीटर ऊपर उठाया गया, तो आपका विस्थापन कितना है? 1.5 मीटर है विस्थापन। और बल कितना लगेगा? बल क्या होता है? फोर्स क्या होता है? द्रव्यमान का और एक्सेलरेशन का गुणनफल। और इसमें एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है, क्योंकि इसको ऊपर उठाया गया है, ऑपोजिट दिशा में उठाया गया है ग्रेविटी के। तो ये क्या होगा? ग्रेविटी का और आपके द्रव्यमान का गुणनफल होगा आपका बल। और जब बल का और डिस्प्लेसमेंट का आप गुणनफल कर देंगे तो आपको किया गया कार्य का पता चल जाएगा। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, उन 2 कंडीशंस को याद कीजिएगा। तीसरा सवाल ये है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला इसके विस्थापन की दिशा में है तो कार्य का व्यंजक लिखिए। कार्य का एक्सप्रेशन आपको लिखना है। कार्य का एक्सप्रेशन क्या होगा? वर्क क्या होगा? फोर्स का और आपकी डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल। कार्य को परिभाषित आपको करना है। 1 जूल कार्य क्या था? जब किसी भी वस्तु पर 1 न्यूटन काम करके उसे 1 मीटर दूर धकेला जाए तो वो आपका 1 जूल कार्य कहलाता है। आपको बल दे रखा है, आपको जोता गया खेत दे रखा है, कार्य आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इतनी है और बल इतना है, तो आप सिंपल से इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। उसके बाद आती है एनर्जी, उसके बाद आती है आपकी ऊर्जा। ऊर्जा भी हमने चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या डिस्कस किया था कि चाहे वो इंसान हो, सजीव चीजें हो, निर्जीव चीजें हो, अपने पराक्रमों को फुलफिल करने के लिए, अपने प्रोसेसेस को चलते रखने के लिए सबको ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है? सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है सूरज। हमारी पृथ्वी के लिए सूर्य से बड़ा ऊर्जा का स्रोत कोई नहीं है, बल्कि हमारे जितने जैविक पराक्रम चलते हैं सब आपके सूर्य की मेहरबानी है। कम से कम 90% एनर्जी जो है हमें सूर्य से मिलती है और बाकी 10% बाकी सोर्सेस से मिलती है, जैसे परमाणुओं की नाभिका, परमाणुओं का जो न्यूक्लियस होता है, ये परमाणु है, इसके बीच जो बिल्कुल बीच में जो न्यूक्लियस बैठा हुआ है उससे, या पृथ्वी के आंतरिक भागों से, या फिर टाइड से, ज्वार भाटों से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत हमारे लिए सूर्यदेव है। अब किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का उदाहरण क्या है? कब हम कहेंगे कि इस वस्तु में ऊर्जा निहित है? एक खिलौना है, और एक खिलौना कार जो है, चाबी आप उसमें घुमा रहे हैं। बचपन में ऐसे ऐसे खिलौनों से हम खेलते थे कि एक खिलौना कार है और उसमें चाबी घुमा रहे हैं, चाबी घुमाते घुमाते स्प्रिंग, ये खिलौना कार जो है इसमें लगा हुआ स्प्रिंग है, उसमें ऊर्जा आ जाती है, उसमें ऊर्जा आ जाती है तो वो आगे की तरफ चल पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें, संग्रहित ऊर्जा थी, वो गतिज ऊर्जा में बदलाव उसका हो जाता है। निहित ऊर्जा जो
उसकी पोजीशन की वजह से है, स्प्रिंग की पोजीशन की वजह से जो ऊर्जा थी उसकी वजह से अब वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है और अब गाड़ी चल पड़ी है। ये किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का उदाहरण होता है कि वस्तुओं में इस प्रकार से ऊर्जा निहित होती है या उनमें मौजूद होती है, उनमें प्रेजेंट होती है। ऊर्जा की परिभाषा क्या है? ऊर्जा की परिभाषा बहुत ही सिंपल सी है। ऊर्जा किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। मेरी ऊर्जा को मैं क्या बोलूंगी? मेरे अंदर मेरी जो क्षमता है आपको पढ़ा पाने की, पढ़ाना क्या है? पढ़ाना एक कार्य है। तो मेरे अंदर जितनी क्षमता है पढ़ाने के इस कार्य को करने के लिए, जितनी कैपेबिलिटी मेरे अंदर है, उसे मैं ऊर्जा कहूंगी। यदि मेरे अंदर ऊर्जा कम है, मैं आपको कम देर तक पढ़ा पाने में सक्षम हूं, तो मेरे अंदर कम ऊर्जा है। वहीं मैं ज्यादा देर तक पढ़ा पाती हूँ तो मेरे अंदर क्या है? ऊर्जा ज्यादा है। तो ऊर्जा की परिभाषा बहुत ही आसान सी है कि किसी भी वस्तु व्यक्ति के काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, कितना वो कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो उसकी ऊर्जा है। जो वस्तु काम करती है उसकी ऊर्जा का लॉस होता है, उसकी ऊर्जा की हानि होती है। मैं पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ तो मेरी फिलहाल ऊर्जा की हानि हो रही है, धीरे धीरे मेरी ऊर्जा समाप्त हो रही है। और यदि मैं आप पर कार्य कर रही हूँ तो आपकी ऊर्जा निहित होगी, उसमें ऊर्जा निहित होगी, ऊर्जा गेन होगी। यदि मैंने अपने हाथ से किसी चीज को धक्का दिया तो मेरे हाथ से ऊर्जा लॉस हुई, और वहीं जिस चीज को मैंने धक्का दिया उसने ऊर्जा को क्या कर लिया? उसने ऊर्जा को गेन कर लिया। ये ऑब्जेक्ट है, इस पर किसी चीज के द्वारा काम होता है, उसमें ऊर्जा का लॉस, और जिस पर काम होता है उसमें ऊर्जा का क्या होता है? उसमें ऊर्जा का गेन। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है, तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाएगी, स्थानांतरित हो जाएगी। यही तो मैंने बताया कि मैं अगर किसी चीज पर बल लगा रही हूं तो मेरी जो ऊर्जा है वो उसमें ट्रांसफर हो जाती है। कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है वो कार्य कर सकती है, वो करे ना करे ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो कर सकती है, करने में वो सक्षम है। और ऊर्जा कैसे चलती है? ऊर्जा ट्रांसफर होते होते चलती है। यहाँ से लॉस हुआ, गेन हुआ, यहाँ पर गेन हो गया, फिर इस गेन से कहीं और गेन हो जाएगा, यहाँ से लॉस हो जाएगा, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा ट्रांसफर होती है। अब यूनिट की यूनिट क्या है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता ही तो है, कार्य कितना कर पाती है। तो ऊर्जा की यूनिट, ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो वर्क का था। याद कीजिए क्या था वर्क का मात्रक? वर्क का मात्रक था जूल। तो ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही है, लेकिन ऊर्जा बड़े पैमाने पर कैलकुलेट की जाती है वर्क के बजाय, तो हम उसे किलो जूल में उसे मापते हैं। 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा किन किन रूपों में आपको मिलेगी। किन किन रूपों में ऊर्जा? कोई चीज खड़ी है तो उसमें भी ऊर्जा, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। कोई चल रही है तो उसमें भी ऊर्जा है, उसमें गतिज ऊर्जा है। कोई चीज गर्म है तो उसमें हीट एनर्जी है, उष्मीय ऊर्जा है। कोई रासायनिक पदार्थ है उसमें केमिकल एनर्जी है। कोई इलेक्ट्रिकल पदार्थ है उसमें विद्युत ऊर्जा है। कोई प्रकाशित जो पदार्थ है उसमें प्रकाश ऊर्जा है। तो ऊर्जा इसी प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों में मौजूद होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो आपकी है, यांत्रिक ऊर्जा के 2 रूप होते हैं। मैकेनिकल जो एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी जो ट्रांसफर होके किसी काम करने में मदद करे, वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को हमें पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी के 2 रूप हैं, एक स्थितिज ऊर्जा जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी, और वही जो गतिज ऊर्जा है वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है, ऊर्जा के ये रूप हैं। अब कुछ प्रश्न है ऊर्जा से रिलेटेड ही। ये प्रश्न है कि गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है? इसमें भी ऊर्जा का खेल है। गोली में ऊर्जा होती है जिसे हम आगे अच्छे से देखेंगे। और बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमा देती है? पवन चक्की क्या है? वो आटा चक्की जो हवा से चलती है, तो वो पवन चक्की की पंखुड़ियों को
कैसे घुमा सकती है? इन सभी सवालों का जवाब है ऊर्जा, क्योंकि उनमें ऊर्जा होती है काम करने की। हवा अपनी ऊर्जा किसे ट्रांसफर करती है? पंखुड़ियों को। तो कार्य होता है, गोली में जो ऊर्जा होती है वो लक्ष्य को भेद पाती है अपनी ऊर्जा के कारण ही। गतिज ऊर्जा क्या थी हमारी? गतिज ऊर्जा थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कोई ऐसी एनर्जी जो किसी चलती हुई वस्तु में हो, एनर्जी जो किसके द्वारा पोजेस की गई हो? किसी चलती हुई वस्तु के द्वारा पोजेस की गई हो। इन्होंने क्रियाकलाप दिया है कि एक मेज पर आपको एक ट्रॉली लेनी है, ब्लॉक्स रखने हैं, एक आगे और ब्लॉक रखना है, ये ऐसे इसको बांध देना है पुली से, और नीचे कुछ मास आपको रखना है। अब इसमें आप मास रख देंगे तो ये कार्य करेगी, ये गतिज ऊर्जा से आगे की ओर बढ़ेगी। अब क्या करें? कुछ आगे की ओर बढ़ी और यहाँ पर आकर रुक गई। जब ये यहाँ पर आकर रुक जाती है, आप इसमें और वेट डाल देंगे और मास डाल देंगे, और मास आपने डाला, अब देखेंगे अब ये इसको खिसका कर चल पड़ेगी। इसमें गतिज ऊर्जा थी, इस गतिज ऊर्जा से इसने यहाँ पर इसे ट्रांसफर किया और इस पर काम हो चला। ये गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है कि चलती हुई वस्तु, हमारी जो ट्रॉली थी वो चल ही तो रही थी पुली से। चलती हुई चीजों में एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी उनमें होती है, गतिज ऊर्जा होती है। चलती हुई ऊर्जा की परिभाषा क्या है? चलती हुई ऊर्जा की परिभाषा को हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी हमने क्या प्रूव किया कि कोई भी चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। कार्य कर सकती है मतलब क्या हुआ? कार्य कर सकती है मतलब उसमें ऊर्जा है, यही तो अर्थ हुआ। कोई चीज तेज चल रही है, ये जो नीचे डायग्राम है ये तेज चल रहा है तो इसमें ज्यादा गतिज ऊर्जा है, ये कम चल रहा है, धीरे चल रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा कम है। गतिज ऊर्जा सभी गतिशील चीजों में होती है, सभी गतिशील चीजों में अवश्य ऊर्जा जरूर होगी। कोई गतिशील गोली है, बहती हुई हवा है, घूमता हुआ पहिया है, गतिशील पत्थर है, सब में गतिज ऊर्जा होती है, इसीलिए हम कार्य कर सकते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। वही बात जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ। आगे देखते हैं। अब ये गतिज ऊर्जा की परिभाषा आपको अच्छे से बता रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है, मोशन के कारण होती है, उसके चलने, दौड़ने, भागने या धीमे धीमे चलने के कारण जो कोई भी ऊर्जा होती है वो होती है। वो गिरते हुए नारियल में, गतिशील कार में, लुढ़कते हुए पत्थर में, उड़ते हुए हवाई जहाज में, बहते हुए पानी, हवा में, सब में गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। और गतिज ऊर्जा, अब कोई चीज चल रही है तो उसमें क्या होगा? उसमें वेग तो अवश्य होगा, उसमें वेलोसिटी तो अवश्य होगी। ये पैर ने यहाँ से पीछे से चलकर वो आया तो वो उसमें गतिज ऊर्जा थी। फिर उसने बॉल को लात मारी, उसने अपने पैर की गतिज ऊर्जा किसे दे दी? उसे बॉल को दे दी। तो किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। कंफ्यूज ना हो इतना बड़ा सेंटेंस सुन के, इसे तोड़ के हम पढ़ते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु, किसी निश्चित वेग, निश्चित चाल से गतिशील वस्तु है। अगर ये काल चल रही है तो इसका कुछ निश्चित वेलोसिटी है, मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस वस्तु पर 4 मीटर प्रति सेकंड स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, उसको अचीव करने के लिए जितना कार्य किया वो उसकी ऊर्जा है। इसको मुझे 4 मीटर प्रति सेकंड धकेलने के लिए मैंने कुछ काम इस पर किया है, तो वो काम क्या है? वो काम उसकी ऊर्जा है। उसमें उतनी एनर्जी थी कि ये इसको 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चला पा रहा है। ये है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मान लीजिए ये m है, इसका मास m है, ये v वेलोसिटी से चल रही है F फोर्स के कारण, और इसने s डिस्टेंस कवर कर लिया है। और इसमें त्वरण कितना है? इसमें त्वरण a है। m इसका क्या था? इसका द्रव्यमान था m, इसका द्रव्यमान था, a इसका त्वरण था, v इसका वेग है और s इसका विस्थापन है। इसकी गतिज ऊर्जा का हम पता चलाएंगे कि गतिज ऊर्जा को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक एक करके देखते हैं।
ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने देखी थी, त्वरण के बीच में, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के बीच में, विस्थापन के बीच में। ये हमने कौन से चैप्टर में किया था, याद कीजिए। ये हमने अपने फिजिक्स के पहले प्रश्न में किया था, गति चैप्टर में हमने किया था। ये इक्वेशंस है मोशन की, तो इक्वेशंस की मोशन की इक्वेशंस के अनुसार ये हमारे पास आया। हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता चल गई, v² माइनस u² बाय 2a। ये विस्थापन की हमारी वैल्यू है, और फोर्स की ये थी, तो a को हम इसकी जगह रख देते हैं, और हमारा गतिज ऊर्जा की वजह से कितना कार्य होता है वो आ गया। और कार्य क्या था, कार्य उसमें निहित ऊर्जा के बराबर ही तो था, तो हमारी गतिज ऊर्जा ऐसे निकाल लेंगे। अब ऐसा होता है कि कोई वस्तु अपनी स्टेशनरी पोजीशन से प्रारंभ होती है। जैसे ये गाड़ी चली, ये गाड़ी 0 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये चली, और इसने v मीटर प्रति सेकंड की स्पीड को अचीव कर लिया है इस गाड़ी ने। तो ये v मीटर प्रति सेकंड की जो स्पीड है, ये अंतिम वेग है। प्रारंभिक वेग तो 0 था, जब प्रारंभिक वेग 0 हो तो गतिज ऊर्जा ये होती है, और जब प्रारंभिक वेग 0 ना हो के कुछ ना कुछ हो तो ये होती है। यही बात इसमें कही गई है। एनर्जी फिर उसमें कितनी होगी, ½ mv² होगी, क्योंकि उसमें प्रारंभिक वेग कोई भी नहीं था। ये बात हुई आपकी आपके कार्य की, आपकी ऊर्जा की, आपकी गतिज ऊर्जा की। और इसी के चलते कुछ सवाल हैं जो पीछे फॉर्मूला बताया मैंने। एनर्जी हो गई ½ mv², या फिर mv² माइनस u² भी हो सकती है, यदि वो 0 से शुरू ना हुई हो। इसे देखते हुए ये सब हम कर लेंगे सॉल्व। ये सारे प्रश्न उसी प्रकार से सॉल्व होंगे। गतिज ऊर्जा क्या होती है ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको व्यंजक एक्सप्रेशन भी बता चुकी हूँ। ये सब आप सॉल्व कर लेंगे इसी प्रकार से। और अगले भाग में, इस पाठ के इस अध्याय के भाग 2 में हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले भाग में। धन्यवाद।